नमस्कार, मैं हूं विशाखा ठाकुर और आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने कुछ ही समय में भयंकर ट्रेडिंग सेशन का अनुभव किया जो खुशी और उत्साह से भरा था, जो एक विनाशकारी घटना में बदलने के पहले कुछ ट्रेडर्स के लिए चला। बिटकॉइन के पीक पर पहुंचने के बाद ये सब अचानक हुआ। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $69,200 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई। इससे निवेशकों के बीच प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई और इसलिए एक्सचेंजों पर भारी सेल ऑर्डर्स की समस्या भी आई। बाइनेंस ऑर्डर बुक ने उच्च मूल्य स्तरों पर विक्रय आदेशों का एक समूह दिखाया, जिसमें कि 300 से अधिक BTC, जिसकी कीमत लगभग $20 मिलियन थी, $69,000 में बेची जानी थी और 500 से अधिक BTC $70,000 में बिक्री के लिए थे। BTC अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर से 10% से अधिक गिर गया, जिससे की कीमत $60,000 से नीचे चली गई। तब से इसमें सुधार हुआ है और वर्तमान में ये 6.6% की गिरावट के साथ $63,576 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सुधार ने व्यापक लिक्विडेशन शुरू कर दिया, जिससे कि अब सभी डिजिटल एसेट्स में $1 बिलियन से अधिक मूल्य की लेवरेज्ड डेरिवेटिव स्थिति समाप्त हो गई है। बिटकॉइन में हालिया वाली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पॉट BTC एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ETF के लॉन्च के बाद मजबूत संस्थागत निवेशक मांग के कारण हुई थी। उन्होंने सबसे व्यस्त सत्र का अनुभव किया क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम $10 बिलियन से अधिक हो गया, क्योंकि BTC का नया सर्वकालिक उच्च सुधार में बदल गया। बिटमेक्स रिसर्च के हालिया आंकड़ों से US में बिटकॉइन ETF का पता चला है। सर्कुलेशन में मौजूद सभी बिटकॉइन का लगभग 4% हिस्सा इनके पास है। अन्य बड़े टोकन जैसे कि ईथर, सोलाना, कार्डानो, डोजकॉइन और शिबा इनू आदि को भी मूल्य सुधार का सामना करना पड़ा। इथेरियम दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट $3,600 के आंकड़े को पार कर गई है। इसने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 3.7% की बढ़त के साथ $3,622 पर ट्रेड किया। अन्य बड़े टोकन जैसे कि बाइनेंस के BNB, सोलाना के नेटिव टोकन सोल, कार्डानो के ADA, रिपल के XRP और मीम कॉइन्स जैसे कि डोजकॉइन, शिब आदि का जलवा जारी है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 5.4% घटकर $2.39 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 52.2% बढ़कर $261.2 बिलियन हो गया। डीफाई में कुल वॉल्यूम वर्तमान में $18.1 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन्स $234.6 बिलियन, जो कि कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का 6.9% और 89.8% का प्रतिनिधित्व करता है। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 2.65% है, जो कि दिन के दौरान 0.64% कम है। IC15 इंडेक्स टॉप 100 टोकन का बैरोमीटर 4.8% गिरकर 81,777 पर आया। इस बीच ऐसा लगता है कि शुरुआती माइनर्स ने अपने पुराने ब्लॉक रिवॉर्ड बेचना शुरू कर दिया है, जिससे कि बिटकॉइन की कीमत पर दबाव पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ बड़े निवेशक या तथाकथित बिटकॉइन व्हेल रिकॉर्ड तेजी से पैसा कमाते दिखे। फिर भी धारणा इस उम्मीद से समर्थित बनी हुई है कि BTC अप्रैल में होने वाले अपने हाविंग इवेंट की अगुवाई में एक और उच्चतर दौड़ के लिए तैयार है। US आधारित स्पॉट बिटकॉइन ETF में 4 मार्च को $562 मिलियन का नेट इनफ्लो हुआ, जो कि लगभग $69,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। 11 जनवरी को ट्रेडिंग शुरू करने के बाद से ये इनफ्लो का तीसरा सबसे बड़ा दिन था। ब्लैकरॉक के आशिया बिटकॉइन ट्रस्ट ने $420 मिलियन का सबसे बड़ा इनफ्लो दर्ज किया। इसके बाद फिडेलिटी के वाइज ओरिजिन बिटकॉइन ट्रस्ट ने $404 मिलियन का इनफ्लो भी दर्ज किया। स्पॉट बिटकॉइन ETFs में नेट इनफ्लो माइनिंग एक्टिविटीज के माध्यम से जोड़े गए नए BTC की मात्रा का 10 गुना था। स्पॉट बिटकॉइन ETF ट्रेडिंग वॉल्यूम $5.5 मिलियन के पीक पर पहुंच गया, जो कि प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा वॉल्यूम वाला दिन है। अपने लॉन्च के बाद से 2 महीनों में स्पॉट बिटकॉइन ETF में $9 बिलियन से अधिक के आउटफ्लो के बावजूद $7.5 बिलियन मूल्य के BTC का इनफ्लो देखा गया है। फरवरी में कंप्यूटर साइंस प्रमुख को ली की अपील के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रन ब्लेथ फंड ने अपने पोर्टफोलियो का लगभग 7% बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट किया है। ली ने तर्क दिया कि फंड ने बिटकॉइन को $45,000 में खरीदा है और ब्लैकरॉक के IBIT एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ETF को ब्लेथ फंड में पेश किया है। चार्ल्स ब्लेथ के सम्मान में 1978 में स्थापित छात्र संचालित फंड स्टॉक, बॉन्ड और BTC सहित अन्य एसेट्स में निवेश करके स्टैनफोर्ड के एंडोमेंट के 6 फिगर पोर्शन का प्रबंधन करता है। ली का मानना था कि ETF ब्लेथ के लिए बिटकॉइन खरीदने का एक शानदार अवसर था। उन्होंने अनुमान लगाया कि
$69,000 के सर्वकालिक उच्च स्तर को तोड़ने से बिलियंस ऑफ शॉट्स कवर हो जाएंगे और ETH में उत्साह भी बढ़ेगा, जिससे कि ऊपर की ओर एक अस्थिर कदम बढ़ेगा। फैंटम फाउंडेशन सिंगापुर उच्च न्यायालय से मल्टी चेन फाउंडेशन को दिवालिया घोषित करने की मांग कर रहा है, जिससे उसे पिछले साल मल्टी चेन के फैंटम ब्रिज से चुराए गए $122 मिलियन की वसूली करने की अनुमति मिल सके। फाउंडेशन का दावा है कि सिंगापुर के उच्च न्यायालय ने अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी वाली गलत बयानी के लिए क्रॉस चेन प्रोटोकॉल मल्टी चेन के खिलाफ अपनी कानूनी कार्रवाई में उसे एक डिफॉल्ट निर्णय दिया। फाउंडेशन की योजना अपने खुद के फाइनेंशियल लॉसेस का उपयोग करके फाउंडेशन को बंद करने और लापता या फ्रोजन एसेट्स को पुनः प्राप्त करने और डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करने के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट करने के लिए अदालत में याचिका दायर करने की है। अदालत फैंटम को हुए नुकसान का आकलन करेगी और मल्टी चेन से पुनर्भुगतान की मांग भी करेगी। यदि मंजूरी दे दी जाती है तो कि लिक्विडेटर के पास फाउंडेशन की एसेट्स को अपने कब्जे में लेने और क्लॉ बैक ट्रांजैक्शन करने और कथित रूप से बकाया लेनदारों को भुगतान करने के लिए अन्य एसेट की वसूली करने का अधिकार होगा। फैंटम ने सभी यूजर्स के लिए मल्टी चेन के खिलाफ अपने दावे दर्ज करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अदालत के फैसले का उपयोग करने की योजना बनाई है। एक प्रमुख ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने नाइजीरियन नायरा लोकल फिएट करेंसी में सभी सर्विसेज को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। प्लेटफॉर्म 8 मार्च के बाद एनजीएन विड्रॉल्स को निलंबित कर देगा और कोई भी शेष बैलेंसेस स्वचालित रूप से टेथर स्टेबल कॉइन में परिवर्तित हो जाएंगे। यूजर्स को बंद होने से पहले एनजीएन विड्रॉ करने, एनजीएन एसेट्स को ट्रेड करने या एनजीएन को क्रिप्टो में परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। एनजीएन डिपॉजिट्स तुरंत निलंबित कर दिए जाएंगे और एनजीएन से जुड़े सभी ट्रेडिंग पेयर 7 मार्च को हटा दिए जाएंगे। बाइनेंस की पेमेंट सर्विस बाइनेंस पे 6 मार्च को सपोर्टेड पेमेंट ऑप्शंस की लिस्ट से एनजीएन को भी हटा देगी। नाइजीरिया में महत्वपूर्ण नियामक जांच के बीच बाइनेंस ने नाइजीरिया नायरा को पूरी तरह से हटा दिया है। अमेरिका के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल ने एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार आउटेज का अनुभव किया, जिससे कि कुछ निवेशकों को शून्य बैलेंस देखने को मिला है। ये गड़बड़ी तब हुई जब बिटकॉइन लगभग $69,000 के अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड उच्च स्तर के करीब पहुंच गया। कॉइनबेस ने कहा कि इससे उपयोगकर्ताओं का एक छोटा समूह प्रभावित हुआ है और उनकी संपत्ति सुरक्षित हुई। कंपनी ने एक फिक्स जारी किया जिससे कि डिस्प्ले समस्या को ठीक कर दिया, जिससे कि ग्राहक खाते की शेष राशि और coinbase.com पर विलंबता पर असर पड़ा। न्यूयॉर्क राज्य का वित्तीय सेवा विभाग संभावित जोखिमों को समझने के लिए रेगुलेटेड एंटिटीज में के संपर्क में है। बिटकॉइन की तेजी ने भारतीय एक्सचेंजों को बढ़ावा दिया है। फरवरी में ट्रेडिंग वॉल्यूम 10 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। फरवरी में CoinDCX, WazirX और BitBNS ने क्रिप्टो करेंसी में $2.6 मिलियन और $3.4 मिलियन और $7.8 मिलियन का कारोबार किया, जो कि जून 2023 के बाद से उनकी अब तक की सबसे अधिक मात्रा है। हालांकि वॉल्यूम अभी भी 2021 में अपने ऐतिहासिक शिखर से कम है। मांग में वृद्धि एक नए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड द्वारा बिटकॉइन खरीदने से प्रेरित है, जो कि लंबे समय के धारकों की अपने बिटकॉइन को बेचने की इच्छा से कहीं अधिक है। बाजार मूल्य के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में इस साल 50% ही वृद्धि हुई, जिसमें से अधिकांश वृद्धि पिछले कुछ हफ्तों में हुई है। ये तेजी जारी रहने की उम्मीद है क्योंकि अप्रैल 2024 में बिटकॉइन हार्विंग साइकिल से गुजरेगा, जिससे कि संभावित रूप से बिटकॉइन की मांग और कीमत और भी बढ़ जाएगी। बिटकॉइन के प्रति वैश्विक बाजार की धारणा में हालिया सुधार से भारतीय एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम में मामूली वृद्धि हुई है, जो कि 2022 से 23 के बेयर मार्केट के बाद से कम ट्रेडिंग वॉल्यूम से जूझ रही हैं, जो कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पर सेंटर के 30% टैक्स से जुड़ा है। हंगेरियन नेशनल बैंक वैश्विक स्तर पर क्रिप्टो करेंसी की निगरानी और रेगुलेशन की देखरेख करने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने क्रिप्टो एसेट मार्केट पर एक ड्राफ्ट लॉ जारी किया है, जो कि डिजिटल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के भविष्य की व्यापार क्षमता को विनियमित करेगा। ये कानून डोमेस्टिक बैंकों को सीधे ग्राहकों को बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी की पेशकश करने की अनुमति देगा, जो कि संभावित रूप से डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा। MNB न्यूली अवेलेबल क्रिप्टो एसेट की निगरानी भी करेगा, लेकिन ये बिटकॉइन बाजार को विनियमित नहीं करेगा, बल्कि केवल टोकन के डोमेस्टिक ट्रेडिंग की देखरेख करेगा। बिटकॉइन ETF के हालिया लॉन्च को देखते हुए इस कदम का 1 साल पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पर अधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था। ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स ग्रुप पेमेंट सिस्टम को सुविधाजनक,
कॉस्ट इफेक्टिव और राजनीति से मुक्त बनाने के लिए ब्लॉकचेन और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने के लिए तैयार है। इसका लक्ष्य सेटलमेंट में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना और इसके साथ ही इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में इसकी भूमिका भी बढ़ाना है। कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट डिफरेंट करेंसीज के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करेगी। ब्रिक्स ब्रिज मल्टी साइट पेमेंट प्लेटफॉर्म रशिया के वित्त मंत्रालय, बैंक ऑफ रशिया और ब्रिक्स पार्टनर्स द्वारा बनाया जाएगा। वर्जीनिया ने क्रिप्टो इकोसिस्टम का अध्ययन करने और इसके विस्तार के लिए सिफारिशें करने के लिए एक वर्क ग्रुप बनाने के लिए एक बिल पारित किया है। 5 फरवरी को सांसदों द्वारा पेश किए गए बिल का उद्देश्य राज्य में ब्लॉकचेन तकनीक, डिजिटल एसेट माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना है। नए क्रिप्टो वर्क ग्रुप में 13 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें कि सेनेट से 5, हाउस ऑफ डेलीगेट से 5, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री से 2 नॉन लेजिस्लेटिव सिटीजन मेंबर्स और स्थानीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक नॉन लेजिस्लेटिव सिटीजन शामिल होगा। ग्रुप के पास क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम से संबंधित सभी अध्ययनों को पूरा करने और जनरल असेंबली के 2025 रेगुलर सेशन के पहले दिन तक सिफारिशें साझा करने के लिए 1 नवंबर 2024 तक की समय सीमा है। तो आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही वेब3 से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन करें QR कोड।